डियर व्यूअर्स, जैसे कि आज का हमारा सेशन है मॉडल्स का। मॉडल्स जो है वो इंग्लिश में क्या किरदार अदा करते हैं उसको हम समझेंगे। तो मॉडल्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो हम इसको समझ सकते हैं, एक्सप्रेस एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर जो बोलता है उसके जो एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उसका जो है इजहार करता है किस तरह से, यानी बोलने का इजहार किस तरह से करता है, उसको कहते हैं मॉडल्स। अब हम इसके पढ़ेंगे भाई मॉडल्स को क्या होते हैं, तो हमें आगे पता चल जाएगा। चलते हैं बिना देर करके। देखिए ये कुछ मॉडल्स के वर्ड्स है जो हमने लिखा है। मॉडल्स जो होते हैं वो जो होते हैं 12 होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे है पहला जो है, जिस तरह से केन, ये भी एक मॉडल है। वर्ब है, ये भी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, हार्ट, यूज्ड, नीड और डेयर, ठीक है। तो मॉडल का इंग्लिश में काफ़ी अहम किरदार होता है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अहम होते हैं और इंग्लिश में बोलने में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हम पढ़ेंगे भाई इसके यूजेस किस तरह से होते हैं, तो हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए मॉडल्स हमें बताते क्या है, एक्सप्रेस क्या करते हैं। वो एक्सप्रेस करते हैं परमिशन, इजाज़त, सजेशन, कोई सलाह हो, प्रॉमिस हो, वादा हो, एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, नेसेसिटी, ज़रूरत हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशंस हो, या फिर कोई ड्यूटी हो। प्रोहिबिशंस यानी किसी चीज़ को रोकना, रिक्वेस्ट यानी कोई रिक्वेस्ट करना, ओब्लिगेशन यानी कोई फ़र्ज़ हो, इंटेंशंस इरादे दिखाना, विश या प्रेयर। ये सारे मॉडल्स हमें एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। परमिशन, सजेशन, प्रॉमिस, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, इंटेंशन, प्रेयर। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये सारे हमें क्या बताएंगे, ये जो है हमें यही चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो फिर हम समझेंगे भाई इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो एक मिनट, देखिए अब हमें पहला मॉडल जो समझना चाहिए भाई, मे और माइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मे और माइट में तो पहले तो ये किस चीज़ के लिए आते हैं, परमिशंस के लिए भी आते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा परमिशन भी आ रही है, ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो अभी देखिए, मे आई कम इन सर, जब भी हम किसी स्कूल में किसी परमिशन मांगते हैं टीचर से, या किसी कोई भी जगह होती है, ऑफिस होता है, स्कूल होता है, कुछ भी होता है, तो परमिशन जब मांगी जाती है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मे आई कम इन सर, कि मैं सर अंदर आऊँ, तो वो कहे भाई येस यू में कम इन, आप आ सकते हैं। तो ये क्या हो गई, परमिशन हो गई, यानी ये इजाज़त हो गई, ठीक है। तो मे तो पहले इस तरह से आएगा, ठीक है। दूसरा मे क्या करेगा भाई, पर्पस दिखाएगा, पर्पस यानी मकसद बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा भाई माय ब्रदर वर्क्स, ठीक है, ऐसा आएगी, वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्ज़ाम्स, यानी अगर मेरे भाई ने मेहनत की तो वो एग्ज़ाम पास कर सकता है, यानी पर्पस दिखा रहा है, यानी पास करेगा। इसका मकसद क्या है, एग्ज़ाम्स को पास करना इसका मकसद है। तो वो क्या करेगा, वर्क हार्ड करेगा, ठीक है। तो फिर वो जो है पास करेगा एग्ज़ाम्स को। तो ये एक पर्पस भी बताता है और उससे पहले हमने क्या सीखा, ये परमिशन भी बताता है, यानी ये मे भी बताएगा, यानी पर्पस बता रहा है, और परमिशन भी पहले समझा हमने, ठीक है। तो और माइट का किस तरह से यूज़ होगा, मिसाल के तौर पर असलम प्लेड वेल, अगर असलम ने अच्छा खेला तो सो देट, तो फिर ही माइट सी विन द गेम, यानी वो देख सकता है या फिर वो समझ सकता है कि वो गेम को जीत जाएगा, ठीक है। माइट का इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं मे और माइट में, और इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, वो जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यानी अगर असलम, जिस तरह से असलम अच्छा खेल रहा है, असलम ने अच्छा खेला, सो दैट ही माइट सी विन द गेम, फिर उसको जो है गेम जीतने का दिख रहा है, ठीक है। तो माइट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, ये भी पर्पज़ है, मकसद है, यानी अगर ये अच्छा खेलता है, प्लेज वेल, असलम प्लेज वेल, से दैट ही माइट सी विन गेम, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से देखिए यहाँ पे प्लेज होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो असलम ये जो हमने पढ़ा था भाई, सिंगुलर नाउन जो भी होता है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लेगा, और मॉडल वर्ब के साथ हो क्या होता है, जिस तरह से ये सी है, इसका सेकंड फार्म कौन सा है, इसका सेकंड फार्म है सा, ठीक है, एस ए डब्ल्यू, और थर्ड फार्म इसका क्या है, सी ने एस डबल ई ई एन, ठीक है। तो माइट के बाद हमें क्या होगा, सी को जो है एस नहीं देंगे, जब एस देंगे तो फिर ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो माइट के बाद सी होगा, मे के बाद पास होगा, पासेस नहीं होगा, ठीक है।
प्रेजेंट टेंस में जिस तरह कोई भी मॉडल होता है उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और एस या ई एस के बगैर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ही में पास, ही में पासिस होगा तो फिर गलत होगा, ही में सीज होगा तो फिर ये भी गलत होगा, माइट के बाद सी होगा। ठीक है, असलम प्लेस वेल। तो आगे चलते हैं। ये था पर्पस, यानी ये एक मकसद था। ठीक है, मकसद क्या था, अगर उसने मेहनत की तो वो एग्ज़ाम्स को पास कर लेगा। देखिए अब ये क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी काम जो है होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जैसे कि दे में या फिर दे माइट गो टू कराची टुमारो, हो सकता है वो जो है कल कराची को जाएं। अब मे जो है ये इसका मतलब होता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता है। और माइट जो होता है ये मे से कम होता है। अगर माइट होगा तो ये कम पॉसिबिलिटी होगी, अगर मे होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे जाने के लिए। ठीक है, समझ गए। और हम और सेंटेंस से समझें। इफ़ दे जंप, अगर उन्होंने जंप लगाई, दे में फॉल फ्राम ट्री, यानी ये मुमकिन है अगर उन्होंने जंप लगाया तो हो सकता है वो जो है ट्री से गिर जाएं। तो ये मे जो हमें क्या बता रहा है, मे जो है पॉसिबिलिटी बता रहा है। कौन सी पॉसिबिलिटी, अगर उन्होंने जंप दिया तो हो सकता है वो गिर भी जाएं, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, मे लगने का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी चांसेस है गिरने के, इसका मतलब ये होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और मिसाल के तौर पर इसको अगर जो कंफर्म बताया जाए भाई, इफ़ दे जंप, वो गिरेंगे ट्री से, यानी वो जंप नहीं कर सकते, अगर चीज़ का पता है तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, फिर हमें विल या फिर शल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्गर फार्म होता है विल, यानी ये जो है स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है। और ये जो मे है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये होता है, यानी ये मे जो है ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब मे और माइट में अब रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूर की जो है पॉसिबिलिटी, यानी मुमकिन तौर पर ये चीज़ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है यानी ये इसके ये कह रहा है भाई हो सकता है आज जो है बारिश हो। इट माइट रेन टुडे, यानी ये चांसेस जो है जो फॉर एग्जांपल 25% है। अब ये लिखा नहीं होता है कि ये 25% है, ये के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हुआ था इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो ये जो चांसेस है 25% से ज़्यादा ही। ठीक है, तो माइट जो लगा हुआ होता है वो कम पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, यानी कम चांसेस है, इसका मतलब ये होता है। तो माइट इस सेंस में भी आता है जो कम चांसेस होते हैं, यानी ये कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर माइट आ रहा है तो कम चांसेस है, और मे आ रहा है जैसे कि ये 50% है। अब ये लिखा नहीं जाता है कहाँ पे 50% है या 25, लेकिन इसके सेंसेस ये होते हैं। ठीक है, तो माइट रेन होगा यानी चांसेस बहुत कम है कि बारिश हो, अगर मे रेन होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है बारिश होने, यानी मे माइट में कम चांसेस होंगे और माइट मे में ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। कैन और कुड, कैन और कुड इसमें क्या होता है, एबिलिटी बताता है पास की, प्रेजेंट की और पास्ट की। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पर कैन से हम सेंटेंस बनाएंगे, दे कैन, यानी दे कैन प्ले क्रिकेट वेल, वो क्रिकेट खेल सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, वेल एडवर्ब है, तो वो क्रिकेट अच्छी तरह से खेल सकते हैं। और देखिए कैन के बाद जो प्ले आया है ये इस तरह से आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये दे तो प्ले नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो ही कैन प्ले, तो भी जो है एस या ई एस प्ले के बाद नहीं आती, जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था वर्ब में एस या ई एस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। दे कैन प्ले क्रिकेट वेल या फिर ही कैन प्ले क्रिकेट वेल, इसका मतलब है ही इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट वेल, यानी वो काबिल है इस चीज़ के, वो अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। कैन जो है इस तरह से बता रहा है। और कुड, हम कुड को कैसे समझेंगे, ये जो कुड है, अहमद कुड प्ले साकर वेल, यानी अहमद अच्छा खेल सकता था। ही वाज एबल टू प्ले वेल, यानी अच्छा खेल सकता था। साकर का मतलब होता है फुटबॉल। ठीक है, यानी ये फुटबॉल जो है अच्छा खेल सकता था। ये जो है पास्ट में आ रहा है, ये प्रेजेंट में आ रहा है, और ये कुड जो आ रहा है वो पास्ट में आ रहा है। और साकर का मतलब होता है फुटबॉल। ठीक है, कुड ये क्या है, यहाँ पे मोडाल है। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब।
तो इसको कुड को हम ऐसे समझेंगे वाज एबल टू प्ले वेल, और ये जो कैन है ये जो है इज़ एबल टू प्ले वेल, यानी ये अच्छा खेल सकता है। तो और हम इसके डिफरेंस को समझेंगे। अब देखिए कैन और कुड में क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी होती है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है कुड में। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दैट थिंग, क्या आप ये मेरे लिए चीज़ ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आए क्योंकि कुड पहले आ रहा है। तो कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दैट थिंग, क्या आप मेरे लिए ये चीज़ ले आ सकते हैं। तो ये फार्मल है, कैन भी आप बोल सकते हैं लेकिन वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो फार्मल यानी जिस तरह से राइटिंग एसेज वगैरह एप्लीकेशन में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो कुड है आप इसको पोलाइट रिक्वेस्ट भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुड यू प्लीज़ बारो मी अ बुक, क्या आप मेरे लिए किताब ख़रीद सकते हैं या मुझे किताब खरीद के देंगे। तो उसको जो है कुड से, और इसको वुड से भी यूज़ किया जाता है, वुड से, वुड यू प्लीज़, ठीक है, वुड यू प्लीज़, इसको वुड से भी आप कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ बारो मी अ बुक, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दैट थिंग, इसको इससे भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, कुड से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले ये जो एबिलिटी और प्रेजेंट पास्ट बता रहा था, और बाद में ये हमने पढ़ा भी पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो कुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जो वुड भी करता है, और कुड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब जो है शुड है, अब शुड ये भी जो है मॉडल वर्ब है। अब ये क्या करता है, टेल्स करता है, बताता है क्या, अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ जो होती है उसको जो है बताता है। अब देखिए ही शुड गो होम बाय 5 PM, यानी इसको घर जाना चाहिए 5 बजे तक, यानी 5 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं, तो इसको जो है 12 जो है घर जाना चाहिए, यानी इसके ऊपर ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे शुड कहेंगे। और अहमद शुड बी देयर इन ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अहमद को जो है ऑफिस में होना चाहिए सुबह जल्दी, क्योंकि टाइम अभी उसका हो गया है, तो उसको जो है शुड ये बता रहा है, शुड से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यानी इसकी ड्यूटी है, उसको ऑफिस में होना चाहिए सुबह को जल्दी, और इसकी ड्यूटी है, इसको जो है 5 बजे घर को जाना चाहिए। अगर कहीं भी काम कर रहा है तो इसको 5 बजे फिर घर को जाना चाहिए, इसकी जो ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है, यानी जो उसके फ़राइज़ है वहाँ पे वो उसको सरंजामी दे। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी शुड हमें बताता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चलते हैं, इसके कुछ और भी यूज़ होंगे। देखिए अब ये कंडीशन भी बताता है, शुड जो होता है ये कंडीशन भी बताता है, ठीक है। कंडीशन फॉर एग्ज़ाम्पल शुड यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, शुड यू गो टू ऑफिस, अगर आप ऑफिस गए तो यू विल गेट गुड न्यूज़, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब ये जो शुड लगा हुआ है ये फार्मल राइटिंग में यूज़ होता है, ठीक है, फार्मल, और बोलने में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, फार्मल होता है और बोलने में भी आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ यू गो टू ऑफिस, ठीक है, यू विल गेट गुड न्यूज़, अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुड अगर लगा के बोलेंगे ये भी अच्छी लैंग्वेज है, एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इफ़ से लिखेंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों चलते हैं, ठीक है। तो शुड जो है कंडीशन, शुड यू गो टू ऑफिस, इसका मतलब है इफ़ यू गो टू ऑफिस, इसका क्या मतलब है, इफ़ यू गो टू ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप जो है वीडियोस को कंप्लीट देखें। और इस चैनल के ऊपर हमने काफ़ी सीरीज़ बनाई है, जिस तरह से साइंस रिलेटेड है और ग्रामर के और भी वीडियोस मैंने काफ़ी बनाए हैं। जब आप वो भी देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर हेल्प होगी, और मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप काफ़ी लर्निंग कर सकें। और जो नए चैनल पे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, जब और वीडियोस आपको बन के मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। शुड यू गो टू ऑफिस आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। शुड, अभी देखिए शुड का और यूज़ क्या होता है, शुड का और यूज़ क्या होता है, फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, बट इन द पास्ट, यानी पास्ट में होकर मुस्तकबिल भी बात की जाती है, तो वो किस तरह से की जाती है वो भी हम शुड से सीखेंगे। दे एक्सप्लेन्ड अबाउट प्लान, अबाउट दियर प्लान, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया, जो भी उनका मंसूबा था। डेट के दे शुड गो टू यूरोप, वो यूरोप को जाएंगे
वाया बस यानी बस के ज़रिए। यानी अभी देखिए दे एक्सप्लेन्ड अबाउट प्लान, यानी उन्होंने प्लान बताया। अब बताया यानी वक्त जो है ये गुजर गया, अभी नहीं बता रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाए, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको फिर समझ आ जाएगी अगर जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, तो दे एक्सप्लेन्ड अबाउट प्लान, अभी उन्होंने प्लान यानी बता दिया, यानी वक्त जो है वो गुजर गया। डेट दे शुड गो टू यूरोप, के वो यूरोप जाएंगे, यानी उन्होंने प्लान बताया कि वो यूरोप जाएंगे। ठीक है, यानी ये काम हो चुका है माजी में, अभी नहीं होगा। तो यूरोप वाया बस, यानी बस के ज़रिए वो जाएंगे। तो शुड जो है ये क्या कर रहा है, फ्यूचर की जो है एक्सप्रेशन हमें दे रहा है, यानी है तो पास्ट में लेकिन पास्ट का फ्यूचर बता रहा है। उन्होंने मंसूबा बताया कि वो जो है यूरोप जाएंगे बस के ज़रिए, यानी वक्त गुजर गया तो वो ही फ्यूचर है उस वक्त में। ठीक है, तो शुड को जो है हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी है तो पास्ट लेकिन पास्ट में जो फ्यूचर की बात की जाती है तो फिर आप उसको शुड से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे इस मिसाल के तौर पर शल लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दे एक्सप्लेन्ड अबाउट दियर प्लान, उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि वो यूरोप जाएंगे बस के ज़रिए। अगर यहाँ पे शुड को आप हटाएंगे और शल को प्लेस करेंगे तो फिर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको शल को ख़त्म करना है और शुड को जो है यूज़ करना है, तो फिर ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप जो है इनके ऊपर प्रैक्टिस करें और सेंटेंस भी बनाएं, और जितना भी आप बोलेंगे अंग्रेज़ी अपने दोस्तों के साथ और जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जितना जितना बोलेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जितना आप पढ़ते भी जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। और जितने जितने सेंटेंस बनाएंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा, फिर आप भूलेंगे तकरीबन नहीं। तो आगे चलते हैं। आर्ट और शुड और आर्ट ये भी जो है तक ऑलमोस्ट साथ भी चलते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। ठीक है, आर्ट क्या करता है, ये भी जो है शुड की तरह है। इसका मतलब होता है स्ट्रांग सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, यानी जो मोरल ड्यूटी है उसकी जो जिम्मेदारी है वो स्ट्रांग सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्ट्रांग सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 90+%। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता है लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, 90% या 30% या 50% ये लिखा ऑलमोस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मस्ट और शुड की जगह पे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आर्ट टू को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, आर्ट टू को यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे। यू आर्ट टू सर्व यूअर पेरेंट्स, यानी आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स को सर्व करें, यानी उनकी खिदमत करें। ठीक है, तो आर्ट टू यानी ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, यानी ये एम्फेसाइज कर रहा है, ज़ोर दे रहा है। यहाँ पे मस्ट और शुड को नहीं यूज़ करेंगे। स्पीकिंग में तो कभी कभी बोल दिया भी जाता है, अक्सर लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये लिखने के मामले में दुरुस्त नहीं है। अंग्रेज़ी के लिखने के मामले में ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, रिटन इंग्लिश में ये सही नहीं है। तो आपको जो है शुड, मस्ट और शुड नहीं यूज़ करना चाहिएगा। यहाँ पे यू आर्ट टू सर्व यूअर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। आर्ट टू ये एम्फेसाइज कर रहा है, यानी ये ज़ोर दे रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। ठीक है, एम्फेसिस कर रहा है यानी ये ज़ोर दे रहा है कि आपको जो है वो खिदमत करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आर्ट लगाएंगे और मस्ट और शुड लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है, पेरेंट्स के लिए मॉरल ड्यूटी होती है लोगों की कि पेरेंट्स का अपने का ख्याल करें। और दूसरे सेंटेंस, यू आर्ट टू रेस्पेक्ट यूर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स जो है उनकी यानी आपको अपने भाइयों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आर्ट आएगा क्योंकि ये जो है मॉरल एब्लिगेशन है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर इनके ऊपर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि जब वो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अब मॉडल वर्ब है यानी मस्ट। अब मस्ट जो है ये इसका मतलब क्या होता है, यानी ज़रूरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्गर फार्म है शुड का। ये शुड का क्या है, स्ट्रॉन्गर फार्म है। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी स्टूडेंट्स को रूल्स और रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, यानी कायदे और कानून को।
एग्जाम्स में स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर बैठे हुए हैं तो उनको ये तो नहीं कहेंगे भाई आप शुड ये जो है लेसर फॉर्म है, ठीक है। तो उनको मस्ट यानी लाजमी, ये नेसेसिटी है, ज़रूरी है। जो भी उसके रूल्स हो गए एग्जाम्स के, उनको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, शुड की जगह पे ये यूज़ होगा, यानी ये ज़रूरी है, लाजिम है। तो और सेंटेंस की मदद से समझें, दे मस्ट लीव द प्लेस बिफोर स्टॉर्म केम, यानी वो जगह को छोड़ दे पहले कि वो तूफ़ान आ जाए। यानी अब जब तूफ़ान आ जाएगा तो वो उसको एडवाइस तो नहीं करेगा शुड, अगर शुड भी लिखेंगे, ठीक है, शुड अगर लिखते हैं तो ये मतलब ये मीनिंग तो वही कन्वे कर रहा है, लेकिन ये जो मस्ट है ये एम्फेसाइज कर रहा है, ज़ोर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट आएगा, यानी आपको ज़रूर वो जगह छोड़नी चाहिए जहाँ पे तूफ़ान आ जाए, पहले के तूफ़ान आ जाए उससे पहले आपको ये जगह छोड़नी चाहिए, लीव करनी चाहिए। तो मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है और उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मस्ट के कुछ और भी यूज़ होंगे जो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अब मस्ट जो है, ये जो मस्ट है ये आर्डर के लिए भी यूज़ होता है, यानी हुक्म के लिए, कोई हुक्म हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब देखिए, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, कोई भी कंपनी है, मस्ट नॉट लीव नाउ, उनको अभी नहीं जाना चाहिए। यानी उनका जो ऑफिसर होगा, उनका जो चेयरमैन होगा, जो भी होगा, ठीक है, या फिर सीईओ होगा, वो क्या कहेगा भाई, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड मस्ट नॉट लीव नाउ, यानी उनको आर्डर आ गया, हुक्म आ गया। तो ये आर्डर के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, यानी जो मेंबर्स हैं बोर्ड के उनको नहीं जाना चाहिए। और हम इसको जब नेगेटिव बनाते हैं तो मस्ट के बाद फिर नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लीव, ठीक है। यहाँ पे आई है लीव, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मस्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद लीव आएगा। अब ये आर्डर है, ठीक है। उसके अलावा मस्ट का जो और यूज़ होता है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता है, यानी चांसेस, किसी काम होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये आर्डर हो रहा है। और अभी देखिए सेंटेंस में समझेंगे, इट इज़ मॉर्निंग, यानी ये सुबह है, द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द क्लास, जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़रूर क्लास में होंगे, जो शागिर्द होंगे वो ज़रूर क्लास में होंगे। देखिए, अब ये मस्ट यानी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी बताता है। डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं और मॉर्निंग है, वो स्कूल में गए हैं, तो वो जो है ज़रूर क्लास में होंगे, तो ये स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। यानी मस्ट जो है आर्डर भी बता रहा है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बता रहा है, शागिर्द जो हैं वो क्लास में होंगे। मस्ट ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, यूज्ड इट और वुड, ये यूज्ड इट जो है ये भी जो है मॉडल वर्ब है, और वुड ये भी मॉडल वर्ब की तौर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, यूज्ड इट भी हैबिचुअल एक्शंस बताता है, यानी जो आदत होती है मामूल की, और वुड भी वही बताता है। और पास्ट रूटीन, जो यानी गुजरे पीरियड में काम किया जाता था उसकी जो रूटीन होती थी वो भी बताते हैं। दोनों ये एक्सप्रेस करते हैं, इस चीज़ का इज़हार करते हैं, ठीक है। यूज्ड इट और वुड दोनों ही। आप सेंटेंस की मदद से समझें। मिसाल के तौर पर, ही यूज्ड टू गो टू कराची, यानी वो कराची जाया करता था, यानी ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, यानी मामूल के मुताबिक, यानी रोज़ अक्सर वो माजी में, गुजरे टाइम में वो कराची जाया करता था। इसका मतलब ये यूज्ड टू गो टू कराची, ठीक है। अब इस नेगेटिव सेंटेंस में हम मिसाल के तौर पर इसको सेम यूज़ करें, वी डिड नॉट यूज टू गो टू सिनेमा, यानी हम जो है हमारा ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, यानी हम सिनेमा नहीं जाया करते थे रोज़, ठीक है। यानी हम सिनेमा नहीं जाया करते थे। अब देखिए, यहाँ पे यूज़ लिखा है और यहाँ पे यूज्ड टू लिखा है। तो यूज्ड टू इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो है अफर्मेटिव टेंस है और ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यानी देखिए, इसका मतलब क्या है, वी डिड नॉट यूज़ टू गो टू सिनेमा, यानी हम सिनेमा नहीं जाया करते थे, ठीक है। ये देखिए, ये अब यूज़ क्यों आया है, क्योंकि डिड की वजह से, यहाँ पे जो डिड आया है इसकी वजह से यहाँ पे जो है यूज़ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि वुड, अब वुड भी वही काम करता है यूज़ का, जो यूज़ काम करता है वुड भी वही काम करता है, ठीक है। तो
देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वुड प्ले क्रिकेट, यानी ड्यूरिंग फ्री टाइम, यानी फ्री टाइम के दौरान स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, खेलते थे, यानी वो पास्ट में खेलते थे। अब वुड जो ये लग के आ रहा है, ये यूज्ड का काम कर रहा है। अगर आप यूज़ की जगह पे ये यूज्ड जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे अगर आप वुड को यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर, देखिए अभी स्टूडेंट्स वुड प्ले क्रिकेट, इसका भी मतलब जो है वो यही हुआ। ठीक है, अब यूज्ड की जगह पे आप वुड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूज्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और वुड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। वुड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ्री टाइम के पे वो क्रिकेट खेला करते थे, स्टूडेंट जो शागिर्द थे वो फ्री टाइम में क्रिकेट खेला करते थे। तो अभी यूज्ड का कुछ और भी इस्तेमाल है, वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए यूज्ड टू किस चीज़ के लिए भी आता है, ये जो है डिसकंटिन्यूड एक्शंस जो होते हैं उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो एक्शंस जो हम पहले किया करते थे, यानी कोई भी काम किया करते थे और कुछ वक्त के बाद फिर उसको जो है छोड़ दिया। ठीक है, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूड एक्शन। आप सेंटेंस की मदद से समझे। यहाँ पे देखिए अहमद यूज्ड टू प्ले सॉकर, यानी अहमद जो है फुटबॉल खेला करता था। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका ये मतलब हुआ नाउ ही हैज़ लेफ्ट, यानी अब उसने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है, फुटबॉल खेलना छोड़ दिया है। अब उसने जो है छोड़ दिया है, फुटबॉल खेलना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये था, यानी ये डिसकंटिन्यूड एक्शंस जो होते हैं, यानी पहले आप कुछ काम करते थे और अब आपने वो जो है छोड़ दिया है, तो उसको जो है कहते हैं डिसकंटिन्यूड एक्शन। तो यूज्ड को इस तरह, अगर इसी को हम नेगेटिव में करते हैं तो फिर यूज्ड नॉट टू प्ले। ठीक है, यूज्ड नॉट टू प्ले, यूज्ड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिडंट, जैसे हमने पहले लिखा डिडंट यूज टू प्ले, डिडंट। ठीक है, यानी पहले वो नहीं खेलता था। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज्ड टू में लिखेंगे तो इसका मतलब है अब ये डिसकंटिन्यूड एक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए नीड, अब ये नीड जो है ये भी मॉडल वर्ब है, समझ रहे हैं। ये नीड जो है ये भी मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। अब समझेंगे ये कब मॉडल है, कब जो है ऑर्डिनरी वर्ब है। मिसाल के तौर पर नीड जो यहाँ पे देखिए लिखा है, शी नीड्स टू प्ले वेल, यानी उसको ज़रूरत है अच्छा खेलने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो प्ले वेल है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है यहाँ पे एस, और यहाँ पे लिखा हुआ है शी नीड प्ले वेल। अब दोनों सेंटेंस का मतलब एक है। पहले में क्या हुआ है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही शी इट, उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये जो है नीड्स, ये जो है वर्ब है। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब है। और ये कौन सा है, ये मॉडल है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। तो शी के साथ फिर नीड में जो है हम एस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि और उसके बाद फिर टू को हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें नीड के बाद टू यूज़ किया गया है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, और नीड के बाद एस नहीं यूज़ किया गया है, और यहाँ पे टू भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो है मोडाल है। ठीक है, मोडाल वर्ब को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और नीड जो है इसको क्वेश्चन में और नेगेटिव दोनों में हम इस्तेमाल करते हैं। ये कि मिसाल के तौर पर अहमद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अहमद नीड नॉट गो टू आउटसाइड, यानी अहमद को ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अब देखिए नीड के बाद एस आया है, नहीं आया है। यहाँ पे नीड के बाद एस को हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर है, उसके बाद हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर मॉडल को यूज़ करेंगे तो फिर हम एस नहीं देंगे। अहमद नीड नॉट गोट आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, ये मॉडल जो है यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब, एम से मॉडल और वी से वर्ब। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, तो नीड को मॉडल में किस तरह से यूज़ करेंगे, नीड ही गो देयर, क्या उसको जब वहाँ जाने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है,
और अगर इसी सेंटेंस को मिसाल के तौर पर हम ऑर्डिनरी वर्ब्स में यूज़ करते तो फिर ऐसा कहते भाई डज़ ही नीड टू गो देयर, डज़ ही नीड टू गो देयर। अब डज़ यहाँ पे देखिए नहीं इस्तेमाल किया गया है और नीड इस्तेमाल किया गया है, तो ये मॉडल है। यानी नीड को फिर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब मॉडल में समझ में आ गया होगा। अगर मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरी वर्ब है तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके साथ टू को इस्तेमाल करेंगे, और मॉडल में यूज़ करेंगे तो नीड इस्तेमाल करेंगे। एस नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस सही होगा, अगर यहाँ पे एस लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और अहमद नीड नॉट गो, अगर नेगेटिव है क्योंकि नॉट आ रहा है, ठीक है, तो इससे में भी ऐसे इस्तेमाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसको मैं सही कर दूँ, ठीक है। तो मॉडल होगा तो नीड में एस नहीं होगा, अगर मॉडल वर्ब नहीं होगा तो नीड के बाद एस आएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो नीड में फिर एस आएगा। तो आगे अब देखिए डेयर, डेयर भी एक मॉडल वर्ब है, इसका ये भी जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेयर ये भी क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी होता है, ठीक है, उसमें भी जो है ये मॉडल होता है। और इसमें भी यही होता है नीड की तरह, जैसे कि ही डेयर नॉट, अभी ये जो डेयर है एस नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है, ठीक है। ही डेयर नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशन, यानी ये हिम्मत नहीं कर सकता है अपने इमोशंस को इजहार करने के लिए, ठीक है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए एस नहीं आया है, जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो है ही है, और ही के साथ हमने पढ़ा है वर्ब में एस या फिर एस आएगी। और यहाँ पे देखिए डेयर वर्ब है, तो यहाँ पे जो है ये मोडाल है, तो मोडाल की वजह से यहाँ पे एस नहीं आएगा। अगर ऑर्डिनरी वर्ब होता, ठीक है, तो फिर हियर ही डजंट डेयर, या फिर इस तरह से हम कहते हैं, इस तरह से कहते हैं ही डेयर्स टू प्ले। अब एस देखिए यहाँ पे हम एस लगा रहे हैं, एस जब हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसे कहते भाई ही डेयर्स टू प्ले, यानी ये ऑर्डिनरी वर्ब है क्योंकि एस आ रही है, और यहाँ जब एस ना आए तो फिर वो मॉडल वर्ब होती है। इसी तरह से हम और सेंटेंस से समझें, ही डजंट डेयर टू एक्सप्रेस, देखिए अभी ही डजंट डेयर टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। अब देखिए डजंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ही यहाँ पे ये जो है ऑर्डिनरी वर्ब है, और वहाँ पे ऊपर क्या है, ये जो है मेन वर्ब है, समझ रहे, मॉडल वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब है और यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब है। तो अभी देखिए सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में हम डेयर से किस तरह से बनाएंगे। अब डेयर से फॉर एग्जांपल देखिए डेयर ही प्ले नाउ, क्या वो हिम्मत कर सकता है खेलने की अभी, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क है और डेयर हमने पहले लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं और मॉडल बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस बना रहे हैं, तो डेयर को पहले ले रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को मिसाल के तौर पर हम कुछ नेगेटिव डेयर से इंट्रोगेटिव डेयर से बनाते हैं, तो फिर डज़ ही डेयर टू प्ले, इस तरह से करते हैं, डज़ ही डेयर टू प्ले नाउ, और डज़ के बाद ही आएगा, फिर डेयर्स नहीं डेयर आएगा, फिर प्ले नाउ, डज़ ही डेयर टू प्ले नाउ, फिर ये जो है ऑर्डिनरी वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेयर जब पहले आ रहा है तो इसका मतलब है ये मोडाल है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरह से हमने समझा है मोडाल, और आपके मोडाल तकरीबन क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ऑलमोस्ट हम एडिटोरियल्स के थ्रू भी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन हो गए थे एडिटोरियल नहीं भी बन पा रहे थे कुछ काम की वजह से। सो अब से हम वो भी हम करेंगे, एडिटोरियल्स के सेशंस और एवरीडे साइंस करंट अफेयर तो हम पढ़ते हैं, वो भी इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।